नमस्कार प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। मज़े में सभी, पढ़ाई मस्त चल रही है। तो एग्ज़ाम में सिर्फ एक दिन बचा है। तो इस लेक्चर में करेंगे चैप्टर नंबर थर्ड और फोर्थ के केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। बाकी क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही अब लिख के दे दिए हैं। तो देखिए, चैप्टर नंबर थर्ड के पहले लेते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव, उसके बाद चैप्टर नंबर फोर के हम कुछ ऑब्जेक्टिव्स लेंगे। तो चैप्टर नंबर थर्ड का जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव वो ले रखा है यहाँ पे कि द ऐसा यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी इज। तो करंट डेंसिटी जे क्या होता है आपका, आई बाई ए होता है, करंट अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया। तो इसकी यूनिट क्या बनेगी, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर बनेगी। ठीक है, आगे बात करते हैं ऐसा यूनिट ऑफ मोबिलिटी, गतिशीलता, मोबिलिटी की ऐसा यूनिट क्या होती है। देखिए इसकी ऐसा यूनिट रहेगी मीटर स्क्वायर पर वोल्ट इंटू सेकंड। क्या रहती है, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट इंटू सेकंड। इसको आप ये भी लिख सकते हो मीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स सेकंड इनवर्स पे लिख सकते हैं। इसका ऑप्शन डी सही रहेगा। आई क्वेश्चन है नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव नंबर थर्ड। बोला है ना, ये थर्ड, पहले थर्ड के फिर बाद में फोर्थ के भी करेंगे। बोला क्या है, फिजिकल क्वांटिटी विच हैज यूनिट ऑफ वोल्ट पर एम्पियर इज। तो बच्चों रेजिस्टेंस क्या होता है, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, यही तो होता है ना, वोल्ट अपॉन एम्पियर, मतलब वोल्टेज अपॉन करंट। तो क्या होगा, ये आपका रेजिस्टेंस बन जाएगा, रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस का ऑप्शन बी सही रहेगा। फिर आगे बोला है डायमेंशन ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी डायमेंशन क्या होगी। तो देख ले, देखिए रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता है। तो यहाँ से देखिए रो क्या बन जाएगा, रो बन जाएगा आर ए बाई एल बनेगा, आर ए बाई एल। अगर इसमें यूनिट्स की बात करूँ तो ये क्या बनेगा, देखिए आपका यानी यूनिट की, तो इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है रेजिस्टिविटी की एस यूनिट क्या होती है, ओम इंटू मीटर। अब ओम क्या होता है, तो ओम होता है कैसे, वोल्ट पर एम्पियर और साथ में क्या आ रहा है, मीटर आ रहा है। अब वोल्ट को अपन क्या बोल सकते हैं, जूल पर कुलाम, और नीचे एम्पियर ऐसा आएगा। इसकी यूनिट आप राइट करेंगे तो जूल पर, तो जूल देखो बच्चों क्या होता है, जूल होता है आपका M1L2T-2 रहेगा। ठीक है, यानी इसका क्या बनेगा, जूल पर कुलाम, जूल पर कुलाम इंटू एम्पियर इंटू मीटर बनना। ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि आपको वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स और वर्क और चार्ज का डायमेंशन याद होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए जूल होता है वर्क M1L2T-2 से इसको सोल्व कर लीजिए, साथ में मीटर L1 बन जाएगा, और नीचे कुलाम होता है A1T1 और नीचे साथ में A1 और चल रहा है। तो बच्चों ये बन जाएगा M1L3 तो लिखने में दिक्कत आ रही है, M1L3T-3 और A-1 बन जाएगा, A-1 बन जाएगा। तो M1L3 एक मिनट रुकना, M1L3T-3 और यहाँ पे देखिए बच्चों क्या था, कुलाम है ना, तो कुलाम ये A2 है ना, ये A-2 A, तो M1L3T-3 A-2, M1L3T-3 A-2। तो यहाँ पे M1L3T-3 था ना, T माइनस कितना आ रहा है, T-3 होता है ना, T-3 A-2 रहेगा। ठीक है कि नहीं, तो इसमें ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है, गलती हो गई क्या लिखने में। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, क्या रहेगी M1L3T-3 A-2। आप T-3 कर लीजिए, T-3 A-2, बाकी इसमें और कोई सा ऑप्शन है नहीं, तो आपका ये कर लीजिए। ठीक है, क्लियर, निकालना आ गया ना, चलो ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक पोटेंशियल है। ठीक है, तो क्या रहेगा, जब सेल से हम कोई करंट नहीं लेते उस टाइम जो इसके जो एंड्स पे जो पोटेंशियल क्या बोलते हैं, ईएमएफ बोलते हैं, तो इसका यूनिट वोल्ट ही रहेगा। क्या रहेगा, वोल्ट ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट उसने बोला है इफ ए वायर ऑफ रेजिस्टिविटी रो इज स्ट्रेच टू डबल इट्स लेंथ देन इट्स न्यू रेजिस्टिविटी will be b half b 4 time b double not change। तो not change because resistivity does not depend on length and area, it is the property of material। ये material पे डिपेंड करती है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, नॉट चेंज। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, इफ ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज स्ट्रेच टू डबल इट्स लेंथ देन द न्यू रेजिस्टेंस। इसको क्या कर रहा है, ऐसे खींच के डबल कर दिया, तो न्यू रेजिस्टेंस क्या होता है हम जानते हैं, आर डेस का फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर इंटू आर होता है, एन स्क्वायर इंटू, अब एन क्या डबल कर रहा है, तो एन की वैल्यू 2 करोगे तो आर डेस क्या आ जाएगा, आर डेस इज द 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल रेजिस्टेंस। तो क्या होगा 4 टाइम एंड 4 आर हो जाएगा, 4 ये फॉर्मूला होता है, आर डेस इज एन स्क्वायर इंटू आर। जितना आप अगर डबल करोगे तो 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगा, ट्रिपल करोगे तो 9 टाइम इंक्रीज हो जाएगा, और 4 टाइम करोगे तो ये 16 टाइम रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। बोलो क्लियर है यहाँ तक, तो 4 आर रहेगा। अगर हाफ करते हो तो एन 1/2 हो जाएगा, तो उस टाइम फिर R/4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है किरचॉफ सेकंड लॉ इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। तो किस पे ऊपर होता है, एनर्जी के ऊपर, और किरचॉफ फर्स्ट लॉ होता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। फर्स्ट लॉ चार्ज कंजर्वेशन, सेकंड लॉ एनर्जी कंजर्वेशन किरचॉफ का। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे
एक कार्बन रेजिस्टेंस जो मैंने आपको पहले भी करवा दिया था, जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया उसका भी मैंने आपको क्वेश्चन करवा रखा है। एक कार्बन रेजिस्टेंस इज हैविंग ए फॉलोइंग कोडिंग ग्रीन, ऑरेंज, ब्लैक एंड गोल्ड। तो ये गोल्ड, तो बच्चों इसके लिए आप पहले मैंने बात कर ली इसकी। तो इसकी ट्रिक क्या होती है आप जानते हो ना, बीबी रोय बीबी। अगर क्वेश्चन आता है तो टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और पढ़िए। नहीं अगर देखना है तो देख लीजिए, और आते हैं तो पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैं इसको सोल्व करवा देता हूँ, तो टाइम खराब मत कीजिए अगर आपके क्वेश्चन आते हैं तो बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ये ट्रिक होती है। तो यहाँ पे देखिए स्टार्ट जीरो से को 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पे पहला भी होता है ब्लैक, दूसरा भी होता है ब्राउन, फिर रेड, ऑरेंज, येलो। पहला ये जो जी है वो ग्रीन है, फिर ब्लू है, फिर वॉयलेट, फिर ग्रे और फिर व्हाइट होता है। तो यहाँ पे क्या बोला है, फर्स्ट कोडिंग क्या है इसकी, ग्रीन। तो ग्रीन के लिए कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ पे क्या होगा 5। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है ये ग्रीन के बाद बोला ऑरेंज के लिए कितना बन जाएगा 3। फिर ये फर्स्ट नंबर ऐसे, फिर इनटू करते हैं 10 की पावर में। 10 की पावर में यहाँ पे क्या बोल रहा है, थर्ड कलर कौन सा है यहाँ पे, ब्लैक। तो ब्लैक के लिए क्या होगा 0 होगा, 10 की पावर 0, 10 की पावर 0। फिर आगे बोल रखा है गोल्ड, ब्लैक बना ग्रीन, ऑरेंज और ब्लैक है, तो ब्लैक के लिए 0 बनेगा, 10 की पावर 0 प्लस गोल्ड के लिए क्या होता है, तो गोल्ड के लिए होता है ±5%, और सिल्वर के लिए होता है ±10%। अगर फोर्थ बैंड नहीं है तो ±20% करते, तो यहाँ पे रहेगा ±5% रहेगा, ±5% रहेगा। तो 53 इंटू 10⁻0 ±5% का आंसर रहेगा। क्या बात क्लियर? तो एग्जाम में देखो, या तो ये देखो ये डायग्राम से क्वेश्चन ऐसा भी दे सकता है, इसको डायग्राम बना के कि आपके पास ये कार्बन रेजिस्टर है, उसमें जो फर्स्ट कलर है वो क्या है आपका ग्रीन है, उसके बाद ये ऑरेंज है, उसके बाद ये ब्लैक, उसके बाद गोल्ड, तो उसका आपको कलर मतलब रेजिस्टेंस बताइए। ऐसे भी डायग्राम से भी दे सकता था। तो आपको या तो ये देके ये पूछ लेगा, या ये वैल्यू देके पूछ ले इसका मतलब फर्स्ट कलर क्या है, सेकंड बैंड क्या है, थर्ड बैंड क्या है, उसका कलर क्या होगा, या सीरियल से कलर कोडिंग पूछ सकता है। तो ये दोनों आपको ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए। तो ट्रिक के साथ मैंने आपको बता दिया। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव ले रखा है, जो बोला है इन द गिवन डायग्राम द वैल्यू ऑफ करंट। तो आपको ये डायग्राम गिवन है, ठीक है ये वाला। तो यहाँ पे देखिए डायग्राम ऐसा है कि यहाँ पे करंट आ रहा है, ऐसा कुछ है यहाँ से, और यहाँ पे जो करंट आ रहा है वो 2 एम्पियर है। यहाँ करंट आ रहा है वो कितना है 5 एम्पियर है। यहाँ से आई करंट बाहर निकल रहा है, और यहाँ से 4 एम्पियर करंट बाहर निकल रहा है। तो ये किरचॉफ फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग इनकम एट द जंक्शन इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट आप कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए 5 + 2 तो बन जाएगा इनकमिंग, और 4 + I बन जाएगा आउटगोइंग। तो इसको जब सोल्व करोगे तो 7 + 7 इज इक्वल टू 4 + I होगा। तो यहाँ से I के वैल्यू क्या मिलेगी आपको 3 एम्पियर मिल जाएगी। किरचॉफ के फर्स्ट लॉ का क्वेश्चन था, ठीक है कि नहीं, बोलो क्लियर? तो इसका आंसर क्या रहेगा 3 एम्पियर विल बी इसका आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला देखिए, इन द फिगर रेजिस्टिविटी ऑफ 2 कंडक्टर्स ऑफ द सेम मेटेरियल्स, वर्ड्स पे ध्यान देना, सेम मटेरियल, ρ1 ओम मीटर एंड ρ2 ओम मीटर रेस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ ρ1 एंड ρ2। तो ρ1 और ρ2 का रेशियो क्या रहेगा, तो मटेरियल सेम है, तो सेम मटेरियल की ρ1 और ρ2 यानी रेजिस्टिविटी क्या सेम रहेगी, यानी ρ1 इज इक्वल टू क्या होगा ρ2। तो रेशियो क्या हो जाएगा इनका, जब सेम है तो रेशियो 1:1, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इसका सही रहेगा। बोलो क्लियर है कि नहीं? जो भी लेंथ वगैरह इससे कोई फर्क पड़ने वाला, जब मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, तो रेशियो सेम ही रहेगा, 1 मतलब सेम इज 1 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको पहले भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में करवा रखा है, ये आपका व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन है। द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी इन द फिगर। तो बच्चों देखिए ये देखो, ये मान लीजिए R1, ये R1 R2 R3 R4, अगर ये बाई ये डिवाइड बाई ये दोनों इक्वल हो तो इसमें कोई करंट नहीं जाएगा। तो देखिए यहाँ से इसमें कोई करंट नहीं जाए, इसको आप सर्किट से रिमूव कर सकते हो। तो 10-10 सीरीज में हो जाएगा 20, फिर 10-10 20, और 20-20 पैरेलल में क्या हो जाएगा 20/10 10 ओम इसका आंसर रहेगा। तो इसका आंसर 10 ओम यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में सवाल आ सकता है, क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन जो बोला है, ए पोटेंशियोमीटर मेजर्स द पोटेंशियल डिफरेंस मोर एक्यूरेटली देन ए वोल्ट मीटर बिकॉज। तो बच्चों क्या होता है, जब पोटेंशियोमीटर पर लगाते हैं किस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पैरेलल में, तो पोटेंशियोमीटर सर्किट से
कोई करंट ड्रॉ नहीं करता। ये इसलिए, और इसका जो एक यानी यहाँ पे पहले ऑप्शन सही करते हैं तो क्या होगा, इट डज नॉट ड्रॉ करंट फ्रॉम एक्सटर्नल सर्किट। ये एक्सटर्नल सर्किट से कोई करंट ड्रॉ नहीं करता, कोई करंट नहीं लेता है। तो इसका ये ऑप्शन ए ही सही रहेगा। और यहाँ पे क्वेश्चन ये भी बनता है, एक आइडियल वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस क्या होता है, तो आइडियल वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस इन्फिनिट होता है। आइडियल ए मीटर का रेजिस्टेंस पूछे, रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर, तो वो क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। और रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल सेल पूछे तो वो भी जीरो होता है। रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल सेल कितना रहेगा, जीरो। रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्ट मीटर इन्फिनिटी। रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर वो कितना रहता है आपका, जीरो होता है। सॉरी, वोल्ट मीटर का इन्फिनिटी, एमीटर का जीरो, और आइडियल सेल का कितना होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो होता है। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकते हैं। और क्वेश्चन, कोई कंडक्टर है, अगर आप कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो उसका रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज होता है। जबकि इंसुलेटर का रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ग्राफ बनता है किसके लिए, इंसुलेटर के लिए। इंसुलेटर का कंडक्टिविटी, सॉरी इंसुलेटर का, मैंने गलत बोल दिया क्या, इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है कि नहीं, और कंडक्टिविटी बढ़ेगी। जबकि कंडक्टर्स का अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है कंडक्टर्स के लिए, यानी रेजिस्टेंस बढ़ेगा और कंडक्टिविटी क्या होगी, घट जाएगी ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए बन जाता है, ठीक है। कौन बढ़ेगा कौन घटेगा, तो कंडक्टर के लिए अगर आप कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, और अगर आप सेमी कंडक्टर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी घटेगी, डिक्रीज होगी, ठीक है कि नहीं। चलिए, ये तो थे आपके चैप्टर नंबर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बोलो क्लियर है। आगे बात करते हैं अपन चैप्टर नंबर 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो देखिएगा चैप्टर नंबर 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन, ये चैप्टर 4 स्टार्ट हो गया आपका। फील्ड प्रोड्यूस बाय चार्ज पार्टिकल मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो कोई चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्रिएट करेगा। तो इसका आंसर होगा बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। बोलो क्लियर है कि नहीं। अगर चार्ज रेस्ट पे है तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करता है। और अगर चार्ज एक्सेलरेटेड पार्टिकल, चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन करता है, एक्सेलरेटेड मोशन करेगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करता है। और ई बी और ई एम डब्ल्यू तीनों बोथ आर दी म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है, मतलब ऑल आर दी म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे हो गया टेस्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ला इज द यूनिट ऑफ। तो टेस्ला किसकी होती है, यूनिट होती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। तो क्या नहीं होती, उसकी तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होती है, इसकी वेबर होती है, इसकी न्यूटन पर कूलम होती है। तो ये किसी मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड क्या बोलते हैं अपन, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को मैग्नेटिक इंडक्शन भी बोलते हैं। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, इसका ऑप्शन डी सही रहेगा, ठीक है। और एक टेस्ला में कितने गाउस होते हैं ये भी पता होना चाहिए। 1 टेस्ला होता है आपका 10⁴ गॉस के इक्वल, और गॉस इज द सीजीएस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंडक्शन। बोलो क्लियर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला है वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ। बायोट-सावर्ट लॉ की वेक्टर फॉर्म क्या होती है। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ तो वो होती है dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में होता है आर स्क्वायर। इसको वेक्टर में राइट करोगे तो वेक्टर के लिए अपन यूज करते हैं यूनिट वेक्टर। तो यहाँ आप क्या लगा दीजिए इसके साथ dB वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा आर स्क्वायर, साथ में आर केप लगा दो बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों, इसको ये साइन आ रहा तो अपन जानते हैं ए क्रॉस बी क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता था, ए बी साइन थीटा। तो अगर ए क्रॉस बी को ए बी साइन थीटा राइट कर सकते हैं तो ए बी साइन थीटा को ए क्रॉस बी राइट किया जा सकता है। तो यहाँ पे इसको मैं आगे लिख रहा हूँ, इस चीज को मैं आगे लिख रहा हूँ, देखो कैसे लिखूंगा। इसको मैं लिख रहा हूँ dB वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट, अब वेक्टर में आ जाते हैं, वेक्टर है ना, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल वेक्टर क्रॉस आर केप अपॉन आर स्क्वायर। फिर आपको लिखनी पड़ेगी यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन। तो आर केप क्या होता है, आर वेक्टर अपॉन
आर आएगा। तो जब ये वैल्यू आप पुट करोगे तो आपको मिल जाएगा बच्चों फर्स्ट ऑप्शन इसका मिल जाए। इस ये जो ये आर कैप के साथ बोले तो जो मैंने पहले लिखा था वो था, तो यहाँ ऐसा ही रहेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। तो इसका आपको मैथमेटिकल फॉर्म भी देखना है और वेक्टर फॉर्म भी बायो-सावर्ट लॉ की देख लेनी है। बोलो क्लियर है कि नहीं, समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बोलते हैं यहाँ पे, ए चार्ज क्यू एंटर्स परपेंडिकुलरली विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर विद ए वेलोसिटी वी वेक्टर, फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज विल बी। तो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल पर फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा होता है। अगर और यहाँ पे थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वी वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब ये वी बोला कि इसके क्या है हो रहा है, परपेंडिकुलर आ रहा है, तो थीटा क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। जब थीटा 90 होगा तो साइन 91 हो जाएगा। साइन 91 होगा तो फोर्स क्या रहेगा, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन बोल देता तो इलेक्ट्रॉन के लिए अपन क्यू की वैल्यू क्या रख दे, ई पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो फोर्स क्या रहेगा, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है तो फोर्स रहेगा क्यू वी बी। क्या रहेगा, क्यू वी बी रहेगा। क्यू वी क्यों रहेगा, रहेगा इसलिए। तो क्यू वी बी, बोलो क्लियर है कि नहीं। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल मूव करता है तो उस टाइम थीटा 0 डिग्री हो जाएगा, तो उस टाइम फोर्स रहेगा 0। और यहाँ पे दो चार बातें और कर लेते हैं। जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करता है तो फोर्स रहेगा क्यूवीबी और पाथ रहेगा सर्कुलर। और अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल मूव करता है तो उस टाइम फोर्स रहेगा 0 और पाथ रहेगा स्ट्रेट लाइन रहेगा। क्या बात क्लियर है। और किसी एंगल पे अगर ये किसी एंगल से पर अगर एंटर करता है तो उस टाइम पाथ रहेगा हेलिकल। पाथ क्या रहेगा, हेलिकल रहेगा। इतनी बातें क्लियर। तो यहाँ पे तो ये इसका आंसर क्यूवीबी रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो बोला यहाँ पे, अगला क्वेश्चन ये बोल रखा है, वॉट विल बी द पाथ ऑफ मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ये जो भी बात कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन भी तो चार्ज ही तो एक, ऑफ एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट एंटर्स इन मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू दी मैग्नेटिक फील्ड। तो जब परपेंडिकुलर मूव करेगा तो उस टाइम पाथ क्या रहेगा, तो उस टाइम पाथ रहेगा सर्कुलर। क्या रहेगा, पाथ उस टाइम सर्कुलर रहेगा अगर परपेंडिकुलर मूव कर रहा है तो। और पैरेलल और एंटी पैरेलल में क्या होता है, पाथ स्ट्रेट लाइन रहेगा। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन क्या रहेगा, क्या रहेगा इसका ऑप्शन, सर्कुलर ही रहेगा। बोलो क्लियर है कि नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का जो यहाँ ले लेते हैं अपन, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। तो ये क्या होती है बच्चों, कोई सर्कुलर लूप होता है, उसके सेंटर पे अगर मैं बात करूं मैग्नेटिक फील्ड की तो वो क्या होती है, म्यू नॉट एन आई अपॉन में क्या होता है 2r होता है, वेयर n इज नंबर ऑफ टर्न एंड i इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द लूप। तो यहाँ और वेयर r इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर लूप। तो यहाँ पे क्या रहेगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ऑप्शन बी इज करेक्ट। बोलो क्लियर है कि नहीं। फॉर्मूला पूछ लिया उठा के सीधा सीधे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे, अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रखा है, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स क्या होगा, चार्ज पे होता है क्यूबी साइन थीटा। और करंट कैरिंग कंडक्टर पर बच्चों फोर्स का फॉर्मूला होता है आई एल बी, ऐसे याद कर लो, बिल साइन थीटा, बिल साइन थीटा, बिल साइन थीटा, बिल साइन थीटा। ठीक है, बी मैग्नेटिक फील्ड, आई करंट, एल इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड थीटा इज द, थीटा क्या रहेगा, तो थीटा देखो बच्चों इसको यहाँ थीटा होता है एंगल बिटवीन एल वेक्टर एंड बी वेक्टर, और एल वेक्टर मानते इन द डायरेक्शन ऑफ करंट मानते हैं। तो यहाँ पे देखो जो फॉर्मूला रहेगा, अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो आई एल बी साइन थीटा, और वेक्टर की फॉर्म की बात करूं तो अगर वेक्टर फॉर्म में पूछो तो आई इंटू एल क्रॉस बी, आई इंटू एल क्रॉस बी, वेर एल वेक्टर कहाँ मानते हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट मानते हैं। तो यहाँ पे बोथ ए एंड बी इसका आंसर रहेगा, बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। बोलो क्लियर है, ठीक है कि नहीं। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का, द डायमेंशन ऑफ परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस म्यू नॉट इज। तो बच्चों परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर एम्पीयर स्क्वायर। मैंने आपको पहले भी बोला होगा, फिर बोल रहा हूँ आपको, वेलोसिटी की विमा, वेलोसिटी विमा मतलब डायमेंशन, वेलोसिटी डायमेंशन क्या होता है L1t-1, एक्सेलरेशन की डायमेंशन L1t-2, फोर्स की डायमेंशन M1 L1t-2, वर्क की डायमेंशन M1 L2t-2, चार्ज की डायमेंशन A1t1 याद होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछता है, इसकी यूनिट पूछता है, यूनिट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, तो न्यूटन पर एम्पीयर स्क्वायर होती है, या टेस्ला मीटर पर एम्पीयर होती है, या टेस्ला मीटर पर एम्पीयर बोल सकते हैं, या वेबर पर एम्पीयर इंटू मीटर भी बोल सकते हैं। इसकी तीनों ही यूनिट होती है ऐसा यूनिट। तो यहाँ ऐसा यूनिट पूछे तो आप न्यूटन पर एम्पीयर स्क्वायर लिख भी सकते हो बोले तो। यहाँ विमा की डायमेंशन की बात कर रहा है, डायमेंशन विमा मतलब डायमेंशन की बात कर रहा है। तो देखिए ऊपर फोर्स
ऊपर कौन है, फोर्स, तो M1 L1 T-2, नीचे a स्क्वायर, ऊपर जाके बन जाए a-2 बन जाए, तो उसकी बात रहेगी M1 L1 T माइनस, मैं हिंदी में बोल रहा, M1 L1 T-2 a-2, तो ये इसकी डायमेंशन क्या रहेगी, M1 L1 T-2 a-2 रहेगी। बोलो क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्ट मीटर, जो भी चैप्टर नंबर 3 में मैंने बात भी की थी, तो आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, इन्फिनिटी, क्या रहता है, आइडियल एमीटर का 0, आइडियल वोल्ट मीटर का इन्फिनिटी, और एक आइडियल सेल का इनर रेजिस्टेंस कितना होता है, 0 होता है। बोलो क्लियर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, ए गैल्वेनोमीटर कैन बी चेंजेड या कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए वोल्ट मीटर बाय, तो देखिए अगर आपको G2 क्या करना है, G2V करना है, जब G2V करना है तो गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में चेंज करते हैं, तो उसके सीरीज में अपन क्या करते हैं, एक हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। देखिए इसको याद ऐसे कर सकते हो, वोल्ट मीटर सर्किट में ऐड कैसे होता है, पैरेलल में, तो जब G2V करें उसका उल्टा जोड़ना है रेजिस्टेंस, कैसे, सीरीज में हाई रेजिस्टेंस जोड़ना है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस हाई होता है, इन्फिनिट होता है आइडियल का, तो यहाँ पे क्या होगा, एक गैल्वेनोमीटर कैन बी चेंजेज या कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्ट मीटर, तो क्या करोगे, बाय ए लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल, नो, ए हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज, यस, ए हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज। यहाँ पे ये भी पूछ सकता है, ए गैल्वेनोमीटर कैन बी चेंजेड इनटू एमीटर, तो ए लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल, जैसे उसको हम क्या बोलते हैं, संट बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको हम, संट बोलते हैं। क्या बात क्लियर है कि नहीं, बोलो क्लियर है यहाँ तक। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा जल्दी से ना, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे ले लेते हैं अपन कि क्या बोला, ए एम्पियर लॉ इज यूज टू फाइंड आउट, तो ये क्या काम आता है, टू फाइंड आउट इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, यहीं पे आपसे एम्पियर लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म भी पूछ सकता है, जो क्या होता है, क्लोज इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू में आई कर लीजिए, या पूरा बोले तो ढंग से लिखे तो क्लोज इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, ये डी एल वेक्टर है, बराबर इज इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा आई इन भी बोल सकते हो, सिग्मा इन जो इसके लूप का जो अंदर का करंट है वो रहेगा, तो मैथमेटिकल फॉर्म पूछे तो भी इसको आप कर सकते हो। बोलो क्लियर है कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन तो बोला है, द करंट रिक्वायर्ड फॉर यूनिट डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर इज कॉल्ड, तो बच्चों इसको बोलते हैं फिगर ऑफ मेरिट, क्या बोलते हैं, फिगर ऑफ मेरिट इसको बोला जाता है। क्या बात क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, द डायमेंशन ऑफ 1/रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, तो बच्चों देखिए ये होती है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, सी क्या होता है 1/रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, इसका डायमेंशन वही होगा, इसकी यूनिट वही होगी जो होती है स्पीड की, और स्पीड क्या होती है मीटर पर सेकंड होती है यूनिट, अगर आपसे यूनिट पूछे इसकी तो मीटर पर सेकंड, और डायमेंशन पूछे तो L1T-1, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। और यहां से ये भी बोल सकता है कि जो सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट भी बोल सकता है, तो 1 या म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/c² भी लिखा जा सकता है, कैसे भी करें तो इसको आप देख लेना एक बार। बोलो क्लियर है कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग लूप एक्सपीरियंसेस, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जो करंट कैरिंग लूप है वो सिर्फ और सिर्फ तो क्या, ठीक है, टॉर्क ओनली, तो ओनली टॉर्क ओनली, टॉर्क ओनली, टॉर्क ओनली रहेगा। अगला क्वेश्चन, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड टोरॉइड, कि मान लीजिए अपने पास क्या ये टोरॉइड है, तो टोरॉइड के आउटसाइड, टोरॉइड के बाहर बी की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, ठीक है कि नहीं, तो बाहर क्या रहेगी, 0 रहेगी, ठीक है। तो ये थे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है। बाकी इसके से न्यूमेरिकल आएगा तो आप न्यूमेरिकल बेस आए तो आप फॉर्मूले वगैरह देख लेना, तो ये मैंने कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव यहाँ से ले लिए थे, ठीक है। तो ये थे आपके इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, अब आप तैयारी कीजिए, ठीक है। और ज़्यादा डिप्रेशन में नहीं आना है, एक दिन एग्जाम में बचा है, जो आपने आज तक पढ़ा है वही काम में आएगा, टेंशन लेने का कोई फायदा नहीं है, टेंशन लेकर चीज़ें भूलोगे उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है, तो जितना पढ़ लिया उसमें मस्त रहिए, आराम से एग्जाम दे के आइए, ठीक है। ओके प्यारे बच्चों, धन्यवाद।